नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबों के डिमांड पे बार बार आप लोगों ने मैसेज किया कि सर एक कविता है एक पथिया डोंगल में, ढेसा ढेसी छोड़। और ये कविता जो है वो समझ नहीं आ रहा, बार बार पढ़ रहे हैं मगर इसमें भाव बहुत अधिक है। एक बात तो सच है कि इसमें भाव जो है वो बहुत गहरे हैं और कवि जी ने अभी तक मतलब एक पथिया डोंगल महुआ में जितनी कविताएं मैंने पढ़ रखी थी उसमें से अगर आप कहो कि सबसे शानदार कविता कौन सी है तो सबसे शानदार कविता ढेसा ढेसी छोड़ी है। यह कविता आपको प्रेरित करती है, यह कविता आपको उत्साहित करती है, यह कविता आपको चलने के लिए मजबूर करती है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना, क्या कहा था सोए हो मतलब जागो, जागो उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल को प्राप्त ना कर जाओ। कहीं ना कहीं यह कविता भी उसी प्रकार से है। इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दिया गया। क्या ऐड कर दिया गया है तो दोस्तों आपने गौर किया होगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों पे नजर डालो, वो क्या कर रहा है, वो एक उसकी कमियां निकालते रहते हैं, उसमें दोष निकालते रहते हैं, जबकि खुद में दोष देखते ही नहीं है। इसीलिए यहां पे कवि जी बार बार कहते हैं कि देखो दूसरों को ढेसाना छोड़ो, दूसरों को चिढ़ाना या दूसरों में दोष निकालना, दूसरों में कमी निकालना वो छोड़ो, खुद को देखो। तुम कम नहीं हो, तुम्हारी क्षमता जो है वो बहुत अधिक है। तुम मन के हारे हो, मन से हार गए हो, तुम मन को निराश करके बैठ गए हो। अरे अपनी क्षमता को जानो, बाहर निकलो और मंजिल अगर पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर लक्ष्य तक जाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा और उन लोगों से भी लड़ना पड़ेगा जो लोग आपके मार्ग में बाधक बन करके खड़े हैं। यह कविता यही सब बातों को बतलाती है, यही सब बातों को सिखाती है। यह कविता आपको प्रेरणा देती है अपनी ओर देखने की, संघर्ष करने की, मेहनत करने की और लक्ष्य को पाने की। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे आज के सेशन में। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, कविता का शीर्षक है ढेसा ढेसी छोड़। अब तो बहुत सारे लोग यही नहीं समझ रहे होंगे आखिर ढेसा ढेसी छोड़ है क्या। तो देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आप इस थंबनेल को देखो, यहां पे ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। अब वाइफ हस्बैंड में खूब ढेसा ढेसी होता है, एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। आप ऐसे किए, आप ऐसे हैं, तो वो बोलता है कि हम ऐसे, माने जनिए जो माने तैयार ना हो कि हमारी गलती है। अमूमन ऐसा होता है, लोग बोलते हैं। और पति भी है बेचारा वो कि मेरा आखिर दोष क्या है जो हमारा ऊपर मतलब हमको बोले जा रही है कि तो आप गलत हैं, आप में ये कमी है, वो कमी है, ये खराबी है। पति भी बोलता है तोर में ही खराब है, तू ही खराबी, हमार बदनसीबी था। मतलब दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। तो एक दूसरे पे दोषारोपण करना ही ढेसा ढेसी कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ही क्या कहलाता है, ढेसा ढेसी कहलाता है। इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया। मगर साफ साफ देखो कि इसका शीर्षक जो बनाया है कवि जी ने, वो बनाया ढेसा ढेसी छोड़। ढेसा ढेसी छोड़ यानी कि दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, दूसरों में दोष निकालना, ये छोड़ो। ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये वास्तव में क्या है, नकारात्मकता। ये क्रिया जो है वो नकारात्मकता है और नकारात्मकता आपको क्या करती है, नकारात्मकता आपको दोस्तों आपके मंजिल तक जाने से रोकती है। इसे बोला भी जाता है कि बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। कभी किसी को बोलते सुनते हैं बी नेगेटिव नहीं। ये ढेसा ढेसी जो है ना वो आपको नेगेटिविटी से भरती है और नेगेटिविटी आपको क्या करती है, बर्बाद करती है। इसलिए नेगेटिविटी में कभी मत जाओ, बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते हैं ढेसा ढेसी छोड़। ये कविता लिखे कौन है, तो ये कविता लिखे हैं दोस्तों पारसनाथ महतो जी। मैं पारसनाथ महतो जी के बारे में थोड़ा सा बतला दूं तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1952 को। याद रखना इनका जन्म कब हुआ है, 31 जुलाई 1952 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 31 जुलाई 1952 को। और ये है कहां के, तो ये हतवाल गांव और मांझी के हैं। हतवाल गांव का नाम है इनका। और मांझी आप लोग जानबे करते हैं, बिरसा जैविक उद्यान भी है और मांझी में, कौन नहीं जानता होगा। और मांझी कहां है, तो रांची झारखंड है ना। अब ये जो है आरटीसी रामटहल चौधरी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। आरटीसी कॉलेज में ये क्या करते थे, पढ़ाने का काम करते थे, है ना। आरटीसी कॉलेज और मांझी रांची, है ना। अब ये कॉलेज में ये क्या थे भाई, वहां पे पढ़ाने का काम करते थे। उसके बाद इनके बारे में और चीज बता दे तो ये करील पत्रिका का संपादन करते थे और मांझी से करील पत्रिका निकलती थी जिसके संपादक यही थे हमारे पारसनाथ महतो जी। तो इतनी बातें याद रखिएगा पारसनाथ महतो जी के बारे में। इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहां के हैं और बस सबसे ज्यादा मेन चीज है कि इनका कहां के हैं,
ये सबसे ज्यादा मेन चीज है, इसको याद रखिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो फोन करने लगे कि सर कविता के कवि के बारे में भी आप डिटेल से बतलाइए। मैंने बार बार कहा, देखो जो जरूरी की चीजें हैं उसको पहले पढ़ा जाता है, और जो जरूरी की चीजें नहीं है, जो कम जरूरी की चीजें उसको बाद में देखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें, ये सब फैक्ट आप याद करने लगोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है ना, फैक्ट याद करने में थोड़ा सा आप इसको भूलोगे तो निराश हो जाओगे, और जो चीजें याद रह जाती है तो क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है, अंदर से लगता है कि हाँ चलो सीख गए, अब इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और फैक्ट वाली चीजों में क्या होता है, लोग भूलते हैं तो निराश होते हैं, फिर उनको पढ़ना पड़ता है, टाइम जाता है। और ये इससे जो आप कवि सब देख रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं देगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सवाल नहीं देगा, सवाल देगा, मगर कहां से देगा, जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब कहां से देगा, अब सवाल देने वाला तो कुछ हो दे सकता है, यहां से भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, देगा। मगर इस बार आपके सिलेबस में साफ साफ लिख दिया है कि कौन कौन से लेखक, कौन कौन से साहित्यकार के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप उनके बारे में पढ़ लो, फिर बाद में इन सब के बारे में पढ़ना जो आप कविता में देख रहे हैं, लोक कथा में देख रहे हैं, और या फिर और कहीं देख रहे हैं। क्लियर है। और ये सब मैं आपको बताऊंगा, सब पे एमसीक्यू भी लूंगा, टेस्ट भी लूंगा, सब कुछ होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आज के सेशन में मैंने बतला दिया। अब आगे बढ़े, अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं, देखो यहां पे साफ साफ कहते हैं कि इस कविता को देख करके ऐसा लगता है ना जैसे ये डांट रहे हैं, और ये डांट करके किसी को समझा रहे हैं। और समझाने का उद्देश्य सब, जैसे एक शिक्षक होता है ना, कहते हैं ना शिक्षक जब मारता है तो उसकी मार में भी शिक्षा होती है। तो इनकी कविता में तो शिक्षा है ही, लेकिन ये ऐसा लगता है ना जैसे ये डांटते हुए हमको समझा रहे हैं, डांटते हुए सिखा रहे हैं, और हमको कुछ बोल रहे हैं। कहते हैं कि तोर मरे के मनवा, मरे के नहीं करे के होगा, यहाँ पे क्या होगा, करे के, याद रखिएगा यहाँ पे करे के होगा। तो करे के, क के जगह मर, म की जगह क कर दिया, गड़बड़े कर दिया, एकदम भयंकर गड़बड़ कर दिया। कहले है कि तोर करे के मनवा नाय हला, सैले कमवा नी भेला, तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं था। अगर मन होता तो काम हो गया होता। सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी काम को करने के लिए मन से तैयार हो जाओ। ये बात सही है भाई। अगर आपका मन ही नहीं लगेगा किसी काम को करने में, तो फिर आप काम कर नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ कमी आप निकालते रह जाओगे, कुछ ना कुछ दोष आप उस काम में निकालते रह जाओगे, और उस काम को छोड़ दोगे। अगर आपने किसी तरह से स्टार्ट भी किया है तो आगे कुछ कदम चलने के बाद छोड़ दोगे। ऐसा होता है। कौन से काम में ऐसा होता है, जिस काम में आपका दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पढ़ रहे होंगे जबरदस्ती, क्या कि वैकेंसी आया है, अगर पढ़े में मन नहीं लगता, मगर जबरदस्ती माए बाप कहलथिन रे फलानवा गेल है रांची पढ़े, तू भी चल जाओ रांची, फलानवा गेल है फलाना जगह पे, तू चल जा, तू पढ़ो। और बेचारा जबरदस्ती अपन बोरा उठा चल गया, और हुआ लेके मोबाइल ऐसे रहती हम 12 बजे फिल्म देख ले। अब इन्हें बोल ले कि आदि पुरुष देखली, महा कचड़ा फिल्म बना दल थू ना, है कि ना, ओकर अलगे प्रवचन चल रहा। तो यहाँ पे वही बात तो कह रहे हैं कि तुम्हारा तोर, अब देखो तोर क्या कह, किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, तो उसको संबोधित कर रहे हैं जिसका काम करने में मन नहीं लग रहा है। यानी कि तोर क्या कह, ये सबको संबोधित कर रहे हैं, सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, कहते कि तोर काम करे के मनवा नाय हला, सैले कमवा नी भेलो। नी मतलब नहीं, तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं था, इसलिए काम नहीं हुआ। मन यदि रहता ला तो कमवा है जीत लो, है कि ना। अगर तुम्हारा मन रहता तो भाई सही बात है, काम हो जाता। ढेसा ढेसी छोड़, इसीलिए दोष निकालना छोड़ो। अब यहां पे ढेसा ढेसी छोड़ मतलब काम में जो दोष निकाल रहे हो उसके बारे में कवि जी कह रहे हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे दोष निकालने का मतलब काम में खराब बता दे, ना करे के मन है दूर कमो ठीक है, अब वो ना कर ले, वो ना कर ले, दूसरा का देख ले चलेगा, वो ना कर ले, हम काहे करें, फालतू काम है। अब फिर काम करने का मन नहीं है तो 100 को बहाना बना देगा। तो वही चीज कवि जी कहते हैं, देखो ढेसा ढेसी छोड़ो, दोष लगाना छोड़ो, ये दोष निकालना छोड़ो, फालतू चीजें हैं, बेकार चीजें हैं। आप मन अगर है होता तुम्हारा तो काम भाई 100% हो गया होता। देख पढ़ने वाले को कभी कहा नहीं जाता कि तुम पढ़ो, वो दिन भर लगल रहता, ओकरा कहले अरे तनी खा ले, तब वो पढ़े रहता ऐसे। आज अगर पढ़े ना वो 40 बार बोलता खनवा बनला, ओकरा खाए नहीं पहले तब पढ़ता हूं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मन होता तो काम हो गया होता, इसलिए ढेसा ढेसी छोड़ो, दोष लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ो, और उस काव्य बाइंड कर। उस काव्य मतलब देखो यहाँ पे पूरी तरह से काम पे है, समझना, कहना क्या चाह रहे हैं वहां समझना। अगर तोड़ के जाओगे तो लाइन से बाहर निकल जाओगे। कहते हैं उस काव्य बाइंड कर, मतलब काम को शुरू करने का कोई उपाय करो, कोई जुगाड़ करो, है कि नहीं। काम कैसे किया जाए ये सोचो, ये मत सोचो कि ये कमी है वो कमी नहीं। काम को कैसे आरंभ किया जाए, काम को कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, है ना। आगे क्या कहते हैं, आगे लिखते हैं
कि टोका टोकी छोड़ और लेबदावे काइन धर। धर हो गए यहाँ पे, काइन धर मतलब कान पकड़ो, लेबदावे मतलब लेबदा मारे। अब लेबदा मारे का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे ये भी भारी गड़बड़ है। तो टोका टोकी छोड़ो, टोकना, तुम किया, तुम क्या करो, तुम क्या करो, ये टोकने वाला जो काम है ना, ये सब छोड़ो। ये एक मेहनती यानी कि एक काम को लेकर के समर्पित इंसान की निशानी नहीं है, लक्षण नहीं है टोका टोकी करना। उसका क्या, उसका क्या, तुमने क्या किया, तुमने कितना किया, ये वो नहीं करता, वो अपने पे फोकस रहता है। लेबदावे कान धर, कान धर मतलब कान पकड़ो। अब लेबदा, लेबदावे मतलब लेबदा मारे। लेबदा क्या है, लेबदा एक माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आम वाम या किसी चीज को तोड़ते हैं, वृक्ष से किसी चीज को तोड़ते हैं। तो ये जो लेबदा, लेबदा का मतलब यहां पे हो जाएगा दोस्तों आपका कि बहाने बनाने का, बहाने बनाने का आप समझ सकते हो, ठीक है। या बहाने बनाने का जो काम लक्षण है ना आपका, उसको छोड़ो, उसको वो हटाओ। गौर से समझना चीजों को जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या करे, टोका टोकी छोड़ो, टोकना, दूसरे के देख ले चल रहा है का करल का ना करल का। लेबदावे के अंदर बहाने बनाने का जो आपका ये लक्षण है ना, वो छोड़ो, वो क्या करो, छोड़ो। तो करना क्या है फिर करना क्या है, आगे कवि जी कहते हैं कि मन के कोकरावे छोड़। कोकरावे का मतलब होता है सिकोड़ना, मन को सिकोड़ना छोड़ो। मन को सिकोड़ने का मतलब होता है मन को सीमित करना छोड़ो। कहते हैं कि मन का जो शक्ति है वो अथाह है, अपार है, अपरंपार है ना। मन बहुत पावरफुल है। कहा भी जाता है ना कि हम लोग अपने मन का यानी कि दिमाग का जो इस्तेमाल है वो कुछ परसेंटेज में ही कर पा रहे हैं। अगर 100% इस्तेमाल कर दे तो इस पूरे ब्रह्मांड को जान जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। पता नहीं अब कौन 100% इस्तेमाल कर पा रहा है। तो मन के कोकरावे छोड़, देखो अपने मन को ना सीमित करना छोड़ो। मन का ताकत बहुत है, अपने मन को, मन की ताकत को समझो। मन को छोटा करना, मन को सीमित करना छोड़ो। और क्या करो, मुंह के लिखावे छोड़ो। कुछ मन को सीमित करने का बात यहां पे कवि जी क्यों लिख रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने आप हार मान लेते हैं, हार मान लेंगे मेरे से नहीं होगा, अच्छा ये तैयारी हमारे से ना होता, ग्रुप डी हमारे से होता, ऐसे करेंगे। फिर ग्रुप डी वाला में जब मेहनत नहीं करेगा बोलेगा यो हमारे से ना होता, हमारे से पढ़ाई लिखा ना होता। ये मतलब लेवल गिराते जाएगा, अपना लेवल क्या करेगा, गिराते चला जाएगा। तो वही चीज यहां पे करें, देखो मन को सिकुड़ाना, सीमित करना छोड़ो, मन को छोटा करना छोड़ो। अरे भाई इसकी ताकत बहुत है, इसको फैलाओ, इसको विस्तार दो, इसको विस्तार दो। मुंह के लिखावे छोड़, अरे क्यों अपना मुंह छुपा रहे हो भाई। उसके बाद दांत के बिचकावे, यहाँ पे बिचकावे, दांत के बिचकावे, दांत बिचकाते हैं ना ऐसे, दांत दबा करके बिचकाते हैं ना, वो बोल रहे हैं। नाक के ठरकावे, यहाँ पे होगा, गलत लिखा गया है। नाक के ठरकावे छोड़ मतलब नाक ऐंठने वाला, दूसरों को देख करके, दूसरों को अपने कर नहीं रहा है, अपने मुंह छू पहले चल रहा है, और दूसर का देख करके मुंह ऐठेगा, दांत बिचकावेगा, है ना। दूसर का देख करके मतलब दूसरे चल रहा है कि वो खराब कर ले, से होता है ना होता है कुछ तुम बड़ी बोटी अपने पार्थुन ना। अब आप पढ़ रहे हैं ना, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वो आकर के कहा तुम एक से होता है ना होता कर दो, ऐसे मुंह करके होता है कटा रहे होता तोर से बोलबो करो थी ना होते कर से। अरे कैसे नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, है कि नहीं। तो मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है, मगर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दूसर का देख करके और मुंह बीच के ले चलेगा, लेकर से ना होता है। ना के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़। यहाँ पे ढेसावे लिखा हुआ है, गलती से ये टाइप हो गया ऐसे। तो दोसर के ढेसावे छोड़, दूसरों में कमी निकालना छोड़ो, दूसरों को चिढ़ाना छोड़ो, दूसरों में गलतियां देखना छोड़ो, दूसरों पे आरोप लगाना छोड़ो। यानी कि कुल मिलाकर के इसका तो दूसरों में झांकना छोड़ो यार, खुद में झांको, खुद में झांको। खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरा को कर रहा है, ओकरों में आप जा रहे हो टांग अड़ाने के लिए, उसको भी बेचारे को आप हतोत्साहित करने के लिए जा रहे हो। बोल रहे ये सब चीजें छोड़ो, ये गलत चीजें हैं, ऐसा मत करो। लाई ले कोड़ी और खुदे कोड़, फूटल यार के जल्दी जोड़। बोल रहे हैं ले लो कोड़ी और खुद कोड़ने का काम करो। कोड़ने का मतलब खोदने का काम करो। ले लो कोड़ी और खुद कोड़ो, फूटल आयर के जल्दी जोड़ो। आयर समझते हैं ना, आयर मतलब हो गया मेड़। मेड़ अब जो होता क्या है ना कि खेत में मेड़ होते हैं, तो मेड़ की वजह से पानी वानी जो है वो खेत में आराम से जमा हो जाता है। नहीं तो मेड़ अगर टूटा हुआ है तो पानी बह जाएगा, पानी वानी बह जाएगा। और कई बार पानी के साथ में आपका जो बीज है वो बह जाता है, खाद वाद भी बह जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे देखो, ये तो बात सीधे सीधे हो गया कि ले लो कोड़ी और खेत कोड़ो, फूटल आर को जल्दी जोड़ो, टाइम मत गवाओ, समय निकला जा रहा है, मतलब जल्दी जितना जल्दी हो सकता है जोड़ो। इसका भाव क्या है, भाव ये है कि अपने अस्त्र शस्त्र, अपने हथियार ले लो, चाहे जिस काम में भी आप लगे हुए हो, उस काम को करने के लिए जो जरूरत के हथियार है, उन हथियार को आप खुद अपने हाथों में लो और ले करके क्या करो, खुद
कोड़ने का काम करो। कोड़ने का मतलब है कि उस काम के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, उस काम को करना स्टार्ट कर दो। किसी पे भरोसा करने के लिए नहीं कह रहे, कह रहे हैं कि अपना काम के लिए जो शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता है, उस शस्त्र अस्त्र को अपने हाथों में थाम करके खुद अपना काम करो, अपना काम स्वयं करो। फूटा लायर के जल्दी जोड़। और अगर कोई मेढ़ टूट गया मतलब मेढ़ टूट जाना मतलब एक तरह का दिक्कत है भाई, एक तरह की समस्या है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि अगर फूटा लायर यानी कि आपके लक्ष्य के रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, समझ ना, फूटा लायर क्या है, ये एक दिक्कत, एक परेशानी, एक बाधा के रूप में बतलाया जा रहा है। तो अगर आपके मंजिल के रास्ते में कुछ बाधाएं हैं तो उसको जितनी जल्दी जोड़ने का काम करो, मतलब उस बाधा को खत्म करने का काम करो। फूटा लायर एक समस्या हो गया और उसको हम लोग अगर जोड़ देंगे तो समस्या खत्म हो गया। तो उसी तरह से समझना दोस्तों कि आपको अपने लक्ष्य के लिए स्वयं काम करना होगा, स्वयं मेहनत करना होगा। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा, खुद मेहनत करना होगा। मास्टर के भरोसे ही नहीं रहना है, कितना भी ब्रिलियंट मास्टर क्यों ना हो, मास्टर के भरोसे नहीं रहना दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने भी मेहनत करना है। अगर आप भी मेहनत करोगे, मास्टर भी मेहनत करेगा, तब आप जरूर सफल हो जाओगे। ऐसे एक तरफा कुछ नहीं होता। वही बात यहां तो कवि जी कह रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को खत्म करो ना, उस दिक्कत को हल करने का प्रयास करो, उस समस्या को खत्म करने का प्रयास करो, जितना जल्दी कर सकते हो। क्योंकि वक्त ज्यादा किसी के पास नहीं है, सबके पास सीमित वक्त है। आगे कहते हैं कि धान रोपे खाओ, समझा रहे हैं कवि जी, समझा रहे हैं, धान रोपे खाओ तो पानी रोके है परताओ। अब यहां पे देखना, हर जगह पे कह रहे हैं कि ले ले कोड़ी खुद, ये खुद अपना काम करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए कह रहे हैं। यहां पे धान रोपे खाओ, धान रोपे खाओ मतलब धान रोपना है। भाव क्या है सर? तो भाव ये है कि आपको मंजिल पाना है। यहां पे धान रोपना एक साध्य हो गया, एक लक्ष्य हो गया। तो आपका लक्ष्य क्या है? धान रोपना। आपका लक्ष्य यहां पे कवि जी ने अपने हिसाब से एक लक्ष्य बना दिया, धान रोपना। आपका लक्ष्य है जेएसएससी में नौकरी लेना, है कि नहीं? तो वही बात यहां पे हम कहें कि आपको नौकरी लेना है, यानी कि यहां पे अगर हम धान रोपे को दूसरे शब्दों में कहें तो मंजिल को पाना। आपको मंजिल पाना है तो पानी रोके है परताओ। पानी, अब धान लगाने के लिए खेत में पानी रोकना पड़ेगा। उसी तरह से आपको अगर जेएसएससी की नौकरी लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम सीधे एक सामान्य भाषा में कहें तो अगर आपको मंजिल पाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। वो बात यहां पे समझा रहे हैं, फूटल हो आयर तो बांधे परताओ। अगर आपका आयर जो है, मेढ़ जो है वो फूट गया है, टूट गया है, तो उसको बांधना ही पड़ेगा। यानी कि आपके जीवन में अगर आपके मंजिल के रास्ते में अगर कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को तो दूर करना ही पड़ेगा। कब? जब आप मंजिल को पाना चाहोगे तब। और जब पायल ना चाहेगा ओकरा ये सब करेगा क्या जरूरत है? कुछ नहीं। जरा नौकरी न लेना है, जैसे मतलब तैयारी नहीं करना चाहता, वो सुतल रहे, फिल्म देखते रहे, हॉल जाए, है ना, बाबू सोना करे तो का लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। वही बात कवि जी कह रहे हैं कि देखो धान रोपना है, धान रोपे खाओ, समझा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कह रहे कि धान रोपे खाओ तो पानी रोके ही परताओ। साध्य को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए उपाय कह रहे हैं कि पानी रोकना पड़ेगा अगर धान रोपना है तो। फिर कहता है कि फूटल हो आयर तो बांधे परताओ। आयर, अगर आयर यहां पे फूटल आयर किस बात का द्योतक है? तो समस्या का द्योतक है। मंजिल को पाने के रास्ते में समस्या का द्योतक है, और उस समस्या को बांधे परताओ मतलब उस समस्या को खत्म करना ही होगा आपको, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकोगे, साध्य को पा सकोगे, अन्यथा अपने साध्य को पा नहीं सकोगे। आगे बढ़े, आगे कहते हैं हाथे कोड़ी तोरा धरे है परताओ, आयर कोड़वा मूसा के मोरावे परताओ। अब यहां पे दुख यहां पे मिल गया जो आपको सवाल पूछ सकता है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि देखो हाथे कोड़ी तोरा धरे है परताओ। तोरा मतलब तुमको। अब तुमको क्या करना पड़ेगा भाई? पानी फूटल आयर है, उसको जोड़ने के लिए हाथों में तो कोड़ी लेना ही होगा, और क्या करना पड़ेगा? आयर धरे परताओ, और धरे परताओ मतलब पकड़ना ही पड़ेगा, हाथों में कोड़ी लेना ही पड़ेगा। आयर कोड़वा मूसा के मोरावे परताओ, और अगर कोई आयर कोड़वा मूसा है तो उसको मारना पड़ेगा। आयर कोड़वा मूसा यहां पे किस चीज को बतला रहा है? आयर कोड़वा मूसा, समझ लो, आयर अगर कोड़ देगा मूसा तो आपको क्या होगा? पानी बह जाएगा। पानी बह जाएगा तो आप धान रोप पाओगे? नहीं रोप पाओगे। यानी कि आपका धान रोपना एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के रास्ते में मूसा क्या कर रहा है? किसी ना किसी प्रकार से बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी कि आपको रोकने के लिए क्या कर रहा है? बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। तो मूसा किसका द्योतक है? मूसा उन लोगों का द्योतक है जो आपको आपके मंजिल के रास्ते में बाधक है। क्या है भाई? जो आपके मंजिल के रास्ते में बाधक है ना, समस्या उत्पन्न करने वाले हैं, उन लोगों के लिए मूसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उनको कवि जी क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो मोराना ही होगा।
अब सच में गोली ना मार देना जाकर के, मास्टर बोला मोराने मार दो जाकर के, फंस जाएंगे हम। ऐसा नहीं करना। उन लोगों को मोराने का मतलब है यहाँ पे बोलते हैं कि उन लोगों को डट करके उन लोगों का सामना करना पड़ेगा और अपनी बाधा को दूर करना ही पड़ेगा, उन लोगों को भगाना ही पड़ेगा अपने रास्ते से। अपना जो आपका मंजिल पाने का रास्ता, उस रास्ते को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। जो भी बाधक है, बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, उनको आपको दूर करना पड़ेगा। तो यहां पे मूसा किसका प्रतीक है दोस्तों? मंजिल के रास्ते में जो बाधक है उनका प्रतीक है। याद रखिएगा, आयर कोड़वा मूसा किसका प्रतीक है? तो जो मंजिल के रास्ते में बाधक है उसका प्रतीक है। दोसर के ना सावे परताओ लैले कोड़ी और खुदे कोड़। दोसर के ना सावे परताओ नहीं, यहां पे कुछ छूटा हुआ है, एक सेकंड में देख लूं। दोसर के ना सावे नहीं, दोसर के ना ढेसावे परताओ, ढेसावे है ना, मतलब दूसरों को चिढ़ाना नहीं, दूसरों में दोष वश नहीं निकालना पड़ेगा। यानी कि फिर से ये चीज क्या है भाई, ये बतला रहा है कि आपको दूसरों में कमी जो है उसको मत देखिए, दूसरों की कमियों को मत देखिए, दूसरों की गलतियों को मत देखिए, दोष को मत देखिए। क्या करना पड़ेगा? तो लय ले कोड़ी और खुदे कोड़ फूटल यार के जल्दी जोड़ी। इसीलिए कवि जी कह रहे हैं दूसरों को छोड़ो, दूसरों की दोष को छोड़ो, गलतियों को छोड़ो और क्या करो? खुद से कोड़ी ले लो और अपने कोड़ने का काम करो। यानी कि अपने हाथों में अपने शस्त्र ले लो और अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपके शस्त्र क्या हो गए? आपके शस्त्र किताब कलम हो गए कि नहीं हो गए? अभी मोबाइलों हो गया है, ये अलग बात है। तो आपके शस्त्र ये बोल रहे कि अगर आप मंजिल को पाना चाहते हो तो अपने हाथों में शस्त्र ले लो और खुद से क्या करो? मेहनत करना। कोड़ने का मतलब यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और फूटा लहर के जल्दी जोड़। कोई समस्या है तो उस समस्या को जो समाधान है उस समाधान जल्दी करने का कोशिश करो, जल्दी में, एकदम जल्दी में। आगे क्या है? आगे है आचंगा चढ़े खाओ तो निशन लगा है परता। भाई सही बात है, कह रहे हैं कि आचंगा का मतलब क्या होता है? आचंगा का मतलब होता है दोस्तों मुकाम, मंजिल, है ना। वो मुधैर माचा यानी कि उस शिखर कह सकते हैं इसको। आचंगा चढ़े को यानी कि शिखर पे आपको पहुंचना है, मुकाम पे आपको पहुंचना है। सर्वोच्चता की जो शिखर है यानी कि आपका जो मंजिल है वहां तक अगर आपको चढ़ना है, पहुंचना है तो निशान लगा है परताओ। निशान का मतलब सीढ़ी, निशान समझते हैं ना, ये निशान है, ये है निशान है जिसमें बीच में ये क्या होते हैं? पायदान होते हैं, जिसको हम लोग खोटा में दापैन कहते हैं। दापैन याद रखिएगा, यहां पे ये पायदान होते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं। तो इस सीढ़ी को हम लोग खोटा में निशान कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। कवि जी क्या कह रहे हैं? कवि जी कह रहे हैं देखो, अगर आपको आचंगा चढ़ना है यानी कि मुकाम तक जाना है, शिखर तक पहुंचना है, आपको मंजिल को पाना है तो निशान लगा है पर तो सीढ़ी तो बनाना ही पड़ेगा। यानी कि एक रास्ता, एक मार्ग आपको तय करना पड़ेगा मंजिल को पाने के लिए, सीढ़ी लगाना ही पड़ेगा। कैसे कैसे आपको चढ़ना है ना। उसके बाद कहते हैं दापाने दाप दीहे परता, यानी ये जो दापाने हैं, दापाने दाप मतलब ये एक एक करके पायदान आपको पार करना ही पड़ेगा। नाई चढ़े खाओ तो मटियाल रहा। आपको अपना मंजिल पाना ही नहीं है तो सीढ़ी नहीं चढ़ना है, और नहीं चढ़ना तो फिर मटिया दो ना, चुपचाप रहो, कोई मतलब नहीं, मटिया दो। और आगे लिखते हैं बड़ी खतरनाक कि चढ़ती जवानी में सठियाल रहा। अगर आपको मंजिल पाना ही नहीं है, अब जवान है, अब जवान होकर के आपका कोई लक्ष्य नहीं है, अपने जीवन में आप कुछ करना नहीं चाहते हो, तो फिर तो आप बूढ़े समान ही हो ना। बूढ़ों को क्या है, उन लोगों को कोई नहीं, एक टारगेट कहिया एते हमराज और हमरा लेके जेते करे रोथिन कि बस जल्दी से मर जेती है ठीक से, तो बाद आराम हल निश्चिंत हो जाती है। ये बूढ़ा लोग का काम है। 60 मतलब सठियाल मतलब यहाँ पे बुढ़ापा के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर तुमको मंजिल पाना है, उस सर्वोच्चता की शिखर पे जाना है, यानी कि मंजिल को पाना है, तो सीढ़ी तो बनाना पड़ेगा। सीढ़ी यानी कि एक मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा जो आपको लक्ष्य तक लेकर के जाती है। और क्या करना पड़ेगा? उस मार्ग के हर एक पायदान को आपको पार करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर एएसओ बनना है तो उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि जो आपका सिलेबस में दे रखा है उन सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? उन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही तो आपके पायदान हो गए, यही तो पायदान हो गए ना। जीएस भी पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, खोटा भी पढ़ना होगा, पेपर 1 भी पढ़ना होगा, सब पढ़ना होगा। तो ये आपके लिए पायदान है। इन पायदान को आपको अगर आराम से पार कर जाओगे, इन लेवल्स को अगर आप आराम से पार कर जाओगे, तो एक दिन आप एएसओ बन जाओगे या बीएसओ बन जाओगे या जो भी आपका सपना है वो बन जाओगे, है कि नहीं है? तो वही चीज कहते हैं। लेकिन अगर आपने सपना ही नहीं देखा, आपने सोचा ही नहीं है, तो फिर आपके लिए तो यही बात है ना कि चढ़ती जवानी में सठियाल रहा, भरल जवानी में, चढ़ल जवानी में, फिर बूढ़ा जैसा रहो, एकदम आराम से बैठल रहो, खाओ पियो और भैंस जैसा तनल रहो, सूद जाओ फिर चादर तान के, ढेसाव ना है ना। आगे कहते चढ़ती जवानी में सठियाल रहा। मगर यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, जैसे
निसैन और दापन के ढेसाव नाय, भले से तुम बुढ़ा ले रहो, ढेसाव नाय निसैन और दापन के, आगे मिलेगा आगे, ढेसाव नाय निसैन और दापन के। लेकिन वो जो मार्ग है, निसैन मतलब सीढ़ी, सीढ़ी मतलब मंजिल जाने का मार्ग, और दापन मतलब पायदान, मंजिल तक जाने के जो पायदान है वो। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमको नहीं जाना है अपने मंजिल तक, तुमने कुछ करना ही नहीं है, जवानी में एकदम बुढ़ा जैसा रहो, आराम से बैठल रहो, और निसैन और दापन के क्या करो, मगर ढेसाव मत, उसमें दोष मत निकालो, उसमें खामियां मत निकालो कि रास्ता वे खराब था। अब जैसे JSSC सीजल की तैयारी कर रहा है, बोलेगा दूध हमर से ना हो, तो मतलब हमर से ना हो तो नहीं बोलेगा, बोलेगा ये तैयारी वो है, फालतू है ना, ये सब कौन पढ़ो, कर से अच्छा तो दूसरा चीज की तैयारी कर, भाई ये सही रास्ता नहीं है, मतलब ये चीजें सही नहीं है, गलतियां निकाल देगा, खामियां निकाल देगा। आगू कर आगू सरके ले एक साथ, आगू सरके ले मतलब सरकने के लिए मतलब बढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि निसैन और दापन में, निसैन में सीढ़ी और पायदान में कोई दोष मत निकालो, आगू अगर बढ़ना है तो डेग धरे परता, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कदम तो बढ़ाना होगा। कोई ये चाहे कि मैं बैठे बैठे कहीं पहुंच जाओ तो पहुंच सकेगा? नहीं पहुंच सकेगा। उसको क्या करना होगा? उसको कदम बढ़ाना ही होगा, अपने पांव को स्टेप बाय स्टेप भाई चलना ही होगा, उसको कदम बढ़ाना ही होगा, तब जाकर के वो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। बिना कदम बढ़ाए कोई अपने मंजिल तक नहीं जा सकता। गाढ़ा ढोड़ा डेगहे परता, गाढ़ा ढोड़ा भी यहाँ पे किस चीज को दिखा रहा है? तो गाढ़ा ढोड़ा भी यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों बाधाओं को। किस चीज को दिखा रहा है? बाधाओं को। कह रहे हैं कि आपको आपके मंजिल के रास्ते में जो गाढ़ा ढोड़ा मतलब गड्ढे, गाढ़ा ढोड़ा मतलब गड्ढे, गड्ढा का मतलब बाधा, गड्ढा का भाव क्या है? बाधा से। तो आपके मंजिल के रास्ते में जो बाधाएं हैं उसको आपको पार करना ही पड़ेगा, बिना पार किए आप नहीं जा सकोगे अपने मंजिल तक। जो भी गाढ़ा ढोड़ा है, जो भी गड्ढे हैं, जो भी मुसीबतें हैं, उन बाधाओं से पार किए बिना आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। धुकुर पुकुर करना, और अगर मंजिल तक जाने का सोचे हो तो धुकुर पुकुर करो मत यार। धुकुर पुकुर मतलब डरो मत, धुक 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 होता है ना जिया, तो बोलते हैं धुकुर पुकुर करना है, चक्कर मकर देखना है। अब क्या होता है ना कि कुछ कोई टेंशन आ गया, कोई दिक्कत हो गया, तो आदमी देखे रहता है एने ओने चक्कर मकर करके। काहे देखता है एने ओने? दूसर से उम्मीद रखे कि कोई आवे तनी मदद करे हमरा। तो कवि जी कह रहे कि देखो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर बीच में कोई बाधा आ गया तो धुकुर पुकुर मत करो, डरो नहीं, और चक्कर मकर भी मत करो। दूसरों से मतलब ये उम्मीद मत रखो कि कोई आवे हमरा मदद करे, एने ओने मत ताको, चक्कर मकर मत करो। एक मुश्त चाल चले पड़ता, और तुमको एक नियत, एक मुश्त मतलब एक मुश्त मतलब एक नियत चाल चलना ही पड़ेगा, मतलब सतत चाल चलना ही पड़ेगा, लगातार तुमको बढ़ना ही पड़ेगा अगर मंजिल पाना है तो। जिसको पाना ही नहीं वो बुढ़ा जैसे रहे, बुढ़ा बन जाए जवानी में, मर जाओ। इतने लोग आ रहे जा रहे कौन जानता है। तो कुछ करने के लिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। मंजिल पाना है तो भाई त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। सब कुछ बने बनाए नहीं मिलेंगे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, वही बात कवि जी भी यहां पे कह रहे हैं। एक मुश्त मतलब एक मुश्त मतलब एक नियत चाल। यहां पे समझना, एक फिक्स चाल के बारे में बात किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि काट ले बांस छोट अरबोड़, टूटल निसैन के जल्दी जोड़िए। निसैन है दोस्तों, निसैन। कह रहे हैं कि काट लो, छोटा बड़ा बांस जितना जो भी काट सकते हो उसको काट लो, और जो निसैन टूट गया है ना, यानी कि आपके मार्ग में जो निसैन टूटना भी यहाँ पे क्या बता रहा है? मार्ग के संकट को बता रहा, मार्ग के बाधाओं को बता रहा है। आपके मार्ग में जो बाधा है, आपके रास्ते में जो दिक्कतें हैं, निसैन मतलब आपका एक रास्ता, जिस रास्ते पे चल के आप कहां पहुंचते हो? मंजिल तक पहुंचते हो। और अगर आपका निशान ही सही नहीं है, वो टूटा फूटा हुआ है, तो कवि जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि काट लो ना बांस, छोटा बड़ा जो तुमको जरूरत है काट लो, और काट करके क्या करो? टूटा निशान के जल्दी जोड़। तो ये जो टूटा हुआ निशान है इसको जल्दी से जोड़ देने का काम करो, यानी कि अपने मार्ग की सबसे पहले मरम्मत करो, जो मार्ग आपको आपके मंजिल तक ले जा रहा है। यानी कि उस रास्ते का मरम्मत करने का मतलब है कि उस रास्ते की बाधाओं को खत्म करो, उस रास्ते में जो दिक्कतें, जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को सबसे पहले निपटा दो, और फिर रास्ते को एकदम ठीक ठाक बनाओ, सही बनाओ। और क्या करो?
ढेसा ढेसी छोड़, दूसरों में कमियां देखना, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, दूसरों में दोष निकालना छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो इसका मतलब सीधे सीधे समझना कि ये नेगेटिव चीज को बता रहा है, उन चीजों को छोड़ो, सिर्फ ढेसा ढेसी नहीं, जितनी भी नेगेटिव चीज है, दूसरों में दोष निकालना, दूसरों को देखना, बाकी गलत गलत चीजों के बारे में सोचना, ये सभी मंजिल के रास्ते में बाधाएं होती है। इन बाधाओं पर कभी ध्यान ना दो, इन चीजों पर, नेगेटिव चीजों पर कभी ध्यान ना दो। अगर दोगे तो आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाओगे। समझ रहे हो? तो कवि की गहराई, गहरे भाव को समझते चलिए। कहते हैं हिटंगेट हाउ पाकल पाकर फोर, पाकल फोर, हिटंगेट हाउ पाकल फोर, मतलब हिटंगेट हाउ पाकल फोर का मतलब पका हुआ फल। अब पका हुआ फल मतलब क्या? पका हुआ फल भी यहां पे आपका मंजिल है। पाकल फोर मतलब मंजिल। मंजिल के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किए हैं इस कविता में कवि जी। तो कहते हैं कि अगर तुमको पका फल को तोड़ना है, यानी कि तुमको अगर पका फल तोड़ना, मतलब पका फल आपका लक्ष्य हो गया। पक्का फल क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। लक्ष्य कहे, मंजिल कहे, साध्य कहे, टारगेट कहे, यही हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? अपने भी सोचा करो, चीजों को अपने भी सोचा करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, तब जाकर के कविताओं के गहरे भाव को आसानी से समझ जाओगे। तो यहां पे क्या करें? हिटंगेट हाउ पाकल फोर, यासरा लगा ले तोड़। तो क्या बोल रहे हैं? अगर तुमको पके फल को तोड़ना है, यानी कि अगर तुमको मंजिल को पाना है, तो आसरा लगा ले तोड़। तो स्वयं का आस देखो, स्वयं की आस करो, स्वयं से उम्मीद करो। लटकल हो किस्मत एक जोर, जोर मतलब क्या होता है? रस्सी। जोर मतलब यहाँ पे रस्सी, किस्मत का जो रस्सी है ना, किस्मत का जो धागा है वो लटका हुआ है। अरे ऐसे भी कहा जाता है किस्मत पे क्या भरोसा करना। जो मेहनती होते हैं वो किस्मत पे भरोसा नहीं करते। कहा भी गया है कि किस्मत पे भरोसा करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई किस्मत के भरोसे रहोगे तो भाई लटक जाओगे, लटक जाओगे। उठाओ लेबदा यार खुदे लबद, इसीलिए कहते हैं कि जो किस्मत, मतलब वो जो पाकल फल जो ना लटका हुआ, किस्मत के भरोसे ना रहो। और क्या करो? उठाओ लेबदा। लेबदा लकड़ी वाला लेबदा जान में करते हैं, जिसे फल वाला हम लोग तोड़ते हैं। तो बोलते हैं कि किसी का भरोसा मत करो, किस्मत का भी भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो, खुद पे यकीन करो और उठा लो और खुदे लबाद। खुदे लबाद मतलब खुद फल को मारो, यहां से खुद पे यकीन करो, कर यकीन खुद पे, मंजिल मिलेगी एक दिन जरूर। बोल रहा है कौन हो दोसर सबादर, एकदम चुपचाप, कोई दूसरा शब्द मत बोलो, सिर्फ लक्ष्य, सिर्फ टारगेट, फोकस्ड रहो। बोलना है कौन दोसर शब्द मतलब यहां पे कवि का भाव है कि एकदम फोकस्ड रहो, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहो, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। जैसे अर्जुन थे ना, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? चिड़िया की आंख। वैसे ही स्वयं को रखो, वैसे ही स्वयं को रखो, एकदम चिड़िया की आंख, दूसरा कुछ नहीं बोलना। आगे कहते हैं खाई खाओ पाकल तो गिराए पड़ता। अगर पका फल खाना है तो उसको तो गिराना पड़ेगा ही ना, बिना गिराए कैसे खाओगे? मतलब चढ़ के कह, चाहे जो भी हो तोड़ना तो होगा ना। वही तात्पर्य कवि जी का कि अगर आपको पका फल खाना है, मंजिल, पका फल खाने का भाव, फल आपका क्या था? लक्ष्य था। और फल को खाने का मतलब मंजिल को प्राप्त करना। तो अगर आपको मंजिल को पाना है तो मंजिल को पाने के लिए गिराए पड़ता, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। हाथे लेबदा धरे पड़ता, ढेका पखन लीहे पड़ता। अब भले से आप लेबदा से उस फल को तोड़ो, चाहे ढेका से तोड़ो, चाहे पखन से तोड़ो, जिससे, पखन मतलब पत्थर, जिससे तोड़ो, तोड़ने। अब यहाँ पे लेबदा, पखन, पत्थर, ये सब क्या है? ईंटा, ये सब क्या है? ये सब साधन है। क्या है भाई? साधन है। लेबदा, ईंटा, पखन, ये सब साधन है। कौन सा साधन? तो फल को तोड़ने का। तोड़ने का मतलब फल को तोड़ने का मतलब मंजिल को प्राप्त करने का। तो यहां से भी सवाल निकाल करके पूछ सकता है कि ढेका, पखन, लेबदा की है के? तो यह के साधन। कौन साधन? तो मंजिल के पावे वाला साधन के प्रतीक लागे। कौन चीज? ढेका, पखन यार लेबदा। सब खुद समझो ना, सोचने का कोशिश करो ना, खुद सोचने का कोशिश करो ना। मैं तो सोचवाना चाहता हूं आपको, बताना तो सब कोई बताएगा, मैं बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको सोचवाने के लिए आया हूं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि कविताओं में खुद भी सोचो, खुद कोशिश करो। तो यहां पे देखो, फल मेरा लक्ष्य होगा। मान लो एक फल पका हुआ आम है, वो फल मान लो पका हुआ आम। अब उसके लिए हमको तोड़ना है उस आम को, यानी कि आम मेरा लक्ष्य हो गया। और लक्ष्य को पाने के लिए, तोड़ना मतलब पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई तो साधन चाहिए। तो साधन के लिए लेबदा हो सकता है, ईंटा हो सकता है, पखन हो सकता है। तो उसी तरह से आपका जो भी मंजिल है, उस मंजिल को पाने के जिस भी साधन का आपको प्रयोग करना है, प्रयोग तो करो। और क्या करो? लेकिन खुद प्रयोग करो, दोसर के ना ढेसावे पड़ता। और खुद तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, यानी खुद मेहनत करना ही पड़ेगा। मगर एक चीज हमेशा याद रखना कि दूसरों को मत चिढ़ाना, दूसरों के दोष को मत देखना, दूसरों की कमियों को मत देखना। उठाओ लेबदा और खुदे लेबद, इसीलिए क्या करो? उठा लो लेबदा।
लेबदा अपने हाथों से उठा लो, यानी कि खुद मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और हर उस साधन को अपने हाथों में ले लो जो आपको आपके मंजिल तक ले जाती है। बोलना कौन हो दूसरा शब्द और कोई भी दूसरा शब्द मत बोलो, चुपचाप अपने मंजिल में मेहनत में लग जाओ। फिर आगे कहते हैं चेत 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 एखने चेत, अरे ले अब क्या हुआ, बोल रहे चेत 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 मतलब समझ लो, अलर्ट हो जाओ। क्यों भाई, चरल चरल चरलो ना चरल 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 जाओ, अरे चेत 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 क्या कहते हैं, चरल जाओ तो पाकल खेत। अब लो भाई तुम्हारा पका हुआ खेत को कौन, पका हुआ खेत यहाँ पे क्या है, फिर कमेंट करो, आप जल्दी कमेंट करते जाना। पका हुआ खेत आपका क्या है, आपका लक्ष्य है। और चरल जाओ मतलब इस लक्ष्य को कोई क्या कर रहा है, चरले जा रहा है। चरले जा रहा है मतलब उसको कोई खाए जा रहा है, यानी कि आपके लक्ष्य को कोई लूटता जा रहा है। यानी कि लूटने वाले भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। जैसे अभी आप दिन रात तैयारी कर रहे हो, पता चला कि उन्हें 20 लाख में सीटवा कोई खरीद ललको, ऐसा लोग होता है, बेईमान भ्रष्टाचारी लोग का कमी थोड़े है धरती पर। अब यही चीज यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यही चीज होता है कि कई बार कुछ लोग होते हैं खूब मेहनत करते हैं, मगर उनके मेहनत को क्या करते हैं, कुछ बदमाश किस्म के लोग होते हैं जो लूट लेने का काम करते हैं। वही बात कवि जी समझा रहे हैं कि ऐसा अगर मामला है तो चेतो, समझ लो भी। मैं भी हमेशा कहता हूं कि नौकरी लेना है एकदम मजबूती के साथ लेना है, लेना है तो लेना है। अगर आपको लेना का मतलब है कि तैयारी करके ले लो। और एक होता है छीनना, अगर आपके नौकरी को या आपके लक्ष्य को कोई छीन रहा है, लूट रहा है, तो उसको इतना जोर से मारो कि वो आपके लक्ष्य को छीनने का, लूटने का हिम्मत ना कर सके। उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ता है। तो मजबूत होने के लिए सबसे पहले दिमाग को मजबूत करना पड़ता है कि नहीं। उसके बाद जब मन मजबूत होता है तो शरीर तो भाई महत्व ही नहीं रखता। बस जिसका मन मजबूत है, दिल मजबूत है, जो इंसान सच्चा है, उसको इस धरती पे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो हमेशा हमेशा क्या करेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो कवि जी कह रहे हैं यहाँ पे कि चेत 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 एखने चेत, मतलब इसी समय चेतो, संभल जाओ। क्यों भाई, क्यों संभल जाओ, क्योंकि चरल जाओ तो पाकल खेत, तुम्हारा पके खेत, यानी कि तुम्हारे लक्ष्य को कोई लूट रहा है, तुम्हारे लक्ष्य को कोई छीन रहा है। सोंगा पैन मंझियसेक रेत, मंझियसेक है यहाँ पे, मंझियसेक, ये सब क्या है, ये सब खेत के प्रकार हैं। अब चरल शब्द का इस्तेमाल किया तो भाई खेत का ही जिक्र करना पड़ेगा ना। तो सोंगा पैन मंझियसेक रेत, रेत मतलब बालू, मंझियसेक रेत मतलब बालूदार खेत जो होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है ना। तो सोंगा पैन और मंझियसेक रेत ये क्या है, ये सब खेत का प्रकार है। बचवे खाओ तो धैर्य ले बेत। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेत को कोई चरे ना, तुम्हारे पके खेत को, जिसमें फसल, पके खेत नहीं मतलब जिसमें फसल पक गए, उस खेत को कोई चरे ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको भाई तैयार रहना पड़ेगा। तुमको लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, तुमको संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, तुमको भाई क्या करना पड़ेगा, मुकाबला तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, लड़ने के लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा। धैर्य ले बेट। यहाँ पे कवि जी क्या कह रहे हैं कि अगर अवसर ऐसा आ जाए कि तुम्हारे हाथों से तुम्हारे लक्ष्य को छीनने की कोशिश करे, तो फिर वहां पे साधु बन करके बैठने की आवश्यकता नहीं है, उससे लड़ना पड़ेगा, हाथों में बेत लेना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, तो समझ रहे हो ना, समझना पड़ेगा भी, ठीक है, समझना पड़ेगा भी। तो कवि जी ने क्या कहा, कवि जी ने कहा कि अगर आपसे आपके लक्ष्य को, पाकल खेत यहाँ पे लक्ष्य है आपका, साध्य है, और ये कुछ नाम दिया है खेतों का, तो बोलता है अगर इसको बचाना है चरने से, तो क्या करना पड़ेगा, हाथों में बेत लेकर के जो चरने वाले जानवर है उसको मार के भगाना पड़ेगा। क्लियर, भाव उतर गया होगा आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि तू ही कमजोर ना है। अब ऐसा नहीं है कि हाथों में बेत ले लियो तो स्वयं को कमजोर समझ रहे हो, कैसे मारे। ऐसा होता है ना कि लोग लूट रहा है। अब हमारे इनके झारखंड के सब लूट ललथिन, सब लूट ललथिन, हिया के सोना मतलब यहाँ के खनिज यूनिट सब झारखंडों को लूट ललथुन, यहाँ जमीनों लूट ललथुन, हिये वाले के हिये परेशान करके मार ले रहे। तो वो सब खैर अब क्या बोले, तो बोलते हैं कि देखो तुम कमजोर नहीं हो। अगर ऐसा अवसर आए कि आपके अधिकार को, आपके हक को कोई लूट रहा है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बेत पकड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जो लोग लड़ते नहीं, अब अंग्रेजमैन आया क्या किया, अब हमने के पाकल खेत तो चरेन रहा थी सब, अब वो सब हम लोगों का हक जो था उसको लूट रहा था, हक मार रहा था हम लोगों का। तो उन लोगों से तो हम लोगों को लड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा ना लड़ना। तो वही चीज कभी कह रहे हैं कि आपका हक अगर कोई लूटे, आपके लक्ष्य को कोई आपसे लूटे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो कमजोर ना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम क्या हो, तुम कामचोर हो, कमजोर नहीं हो। कमजोर होते तो कुछ कहा भी जा सकता था। तुम कमजोर नहीं हो, तुम कामचोर हो, काम करना ही नहीं चाहते। अगर काम करना चाहते
तो फिर काम हो जाता। तो डरू ना है तो मन हरू, तुम डरू, डरू मतलब डरपोक नहीं हो तुम मन हरू मतलब मन के हारे हुए हो, ना होगा हमर से ईजे करो तो नहीं मन हारू कहल जाए के ना हो तो हमर से हम ई कमवा ना करो पर, तो ऐसे लोगों को मन हरू कहा जाता है। तो मन हरू तो मारू ना है तो है गरु, तो मारू मतलब मरखंड मरखंड समझो जानवर मरखंड देखा ला खूब मारे वाले तो मुड़िया जब भी बिन मतलब के दथुन मार ढूंस दथुन, तो बोल रहे तुम ऐसे हिंसक नहीं हो, तुम मारने वाले नहीं हो, तुम क्या हो, तुम तो गरु हो, तुम तो भाई सीधे साधे हो। गरु शब्द इस्तेमाल किया जाता है सीधे साधे लोगों के लिए, तुम तो गरु हो तो इनको रहना मन मारू, तुम अपने मन को मार करके तुम निराश होकर के मत रहो, निराश मत रहो, उदास मत रहो, ठीक है। जरा सा भी तैनको रहना है मतलब जरा भी तुम अपने मन को मार करके मत रहो, उदास मत रहो। कोड़े हतो किरी बुरु, किरी मतलब होता है पैसा, बुरु मतलब पहाड़, तो पैसों की पहाड़ को हम लोग किरी बुरु कहते हैं, लेकिन हमारा एक पहाड़ है जिसको हम लोग किरी बुरु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किरी बुरु किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है, तो कोड़े होता किरी बुरु का मतलब है दोस्तों कि कोड़ना होगा तुमको, किरी बुरु यानी कि पहाड़ कोड़ना होगा। यहां पहाड़ का नाम दिया गया तो तुमको पहाड़ खोदना होगा। अब पहाड़ खोदना का मतलब तुमको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा मंजिल को पाने के लिए। कोड़े हो तो किरीबुरु, किरीबुरु पहाड़, और पहाड़ मतलब कठिन संघर्ष, पहाड़ शब्द जब भी प्रयोग किया जाता है तो कठिन संघर्ष के लिए किया जाता है। तो तुमको कठिन संघर्ष खुद करना होगा, एखने कर तो काम शुरू, और इतना अगर कठिन संघर्ष है तो तुम अभी से ही अपना काम शुरू कर दो बिना समय गवाए। खोजे न खो तो के गुरु, गुरु मतलब मार्गदर्शक, तुम अपना काम शुरू कर दो, खुद शुरू कर दो, और ऐसा नहीं अभी से ही शुरू कर दो, ऐसा नहीं कि किसी गुरु के तलाश में चल दिए, अच्छा वो कठिन जाते हैं वहां पढ़ लेंगे, अच्छा वो है वो हमारा मदद करेगा, वहां से थोड़ा ही ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, वहां से पढ़ लेते हैं, ऐसे करना नहीं है। कवि जी बोलते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हारा संघर्ष एकदम बड़ा है, इस संघर्ष के लिए अभी से ही काम शुरू कर दो, किसी गुरु की तलाश में मत जाओ। गुरु मतलब मार्गदर्शक, किसी मार्गदर्शक को मत खोजो, स्वयं अपने रास्ते बनाओ। कवि जी ये कहना चाहते हैं स्वयं चलो, तुम चलते जाओगे सारी चीजें दिखती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। वही कहते खोजे न खाओ तो के गुरु, कोई मार्गदर्शक तलाशने की आवश्यकता नहीं है। बीतल बातें पछतावे छोड़, अरे कोई बात बीत गई है, कुछ घटना पास्ट में हुआ है, उन बातों को लेकर के पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वही चीज यहां कह रहे हैं कि बीती बातों पे पछताना छोड़ो, उदास रहना छोड़ो, हताश रहना छोड़ो, दोसर के ढेसावे छोड़, दूसरों में दोष निकालना छोड़ो, दूसरों में कमियां देखना छोड़ो, ढेसा ढेसी छोड़, आरोप प्रत्यारोप लगाना, दोषारोपण करना, ये सब छोड़ो। मतलब दूसरों में गलतियां देखना, दूसरों में कमियां देखना, दूसरों पे दोष लगाना, ये सब चीजें छोड़ो, नकारात्मक चीजें छोड़ो, स्वयं में परिवर्तन लाओ, स्वयं की ओर देखो, तुम भी कुछ हो, तुम कामचोर नहीं हो, सॉरी तुम कामचोर हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मरखंड नहीं हो, मारू नहीं हो, तुम क्या हो, तुम तो गरु हो। तुम मन को मार करके मत रहो, जरा सा भी अपने मन को मत मार करके रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ो। और मंजिल पाना है तो भाई तुमको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए किरीबुरु कोड़ना है अगर तुमको मंजिल पाना है तो, यानी कि किरीबुरु कठिन संघर्ष, तो पहाड़ खोदना है तुमको, कठिन संघर्ष करना है। इसलिए अभी से काम शुरू कर दो, बिना गुरु के आस में, भाग्य के भरोसे भी नहीं रहना। इस तरह से क्या होगा, तुम अपने मंजिल को पा जाओगे। ढेसा ढेसी छोड़। अब ये कविता जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है, हर एक बात आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप लोगों, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मुझे देख रहे हैं और हर चीज को समझ रहे हैं, और मैं हर चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कविताओं को आप बहुत अच्छे से समझें, खुद समझें। ये कविता आपके दिमाग का भी क्या करेंगे, बत्ती जलाने का काम करेंगी, आपके दिमाग आपकी बुद्धि का भी विस्तार करवाएगी ये सब कविताएं, ठीक है। अब जब ये कविता पूरी तरह से खत्म हो गई है तो क्यों ना एक काम किया जाए, आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए, इसी कविता से टेस्ट ले लिया जाए। तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? देखो अभी थोड़ा सा व्हाइट में आपको दिख रहा होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा मैनेज करो। अभी सब चीजें चाहोगे कैसे होगा, मास्टर कोई बहुत रईस नहीं है और लुटेरा भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो दोस्तों लाइट ठीक है, बैटरी सही है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा मैनेज करो और सवालों को सॉल्व करो, क्योंकि सवाल एक से एक है, सवाल एक से एक है। तो क्या हम लोग चले? यहाँ पे ये पारसनाथ महतो जी के बारे में नोट्स में दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। देखिए अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऐप बन रहा है, बहुत जल्द ऐप आ जाएगा। बिना ऐप आए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पीडीएफ देने में वहीं पे सुविधा है ना। और आराम से मैं आपको ऐप आने के बाद ही सब चीजें दूंगा, बहुत कुछ करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि पता नहीं सर वीडियो देंगे फिर पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपको मैं बहुत चीज देने वाला हूं, आपको एग्जाम तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, और आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। खोलठा के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कैसे देना क्या देना मैं
आपको बताऊंगा, बस मेरी सारी क्लासेस देखते जाओ। और हाँ, थोड़ा सपोर्ट करो, जरूर अभी सपोर्ट की आवश्यकता है, बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जरूर आपको सपोर्ट करूंगा। ढेसा ढेसी छोड़ से एमसीक्यू, पारसनाथ महतो जी के बारे में मैंने बताया, ये हथवाल गांव और मांझी, रांची, झारखंड के रहने वाले हैं। 31 जुलाई 1952 को इनका जन्म हुआ। इनकी मां का नाम पंचमी देवी, बाप का नाम झूबा महतो। पारसनाथ महतो जी करील पत्रिका का संपादन करते थे और आरटीसी कॉलेज में ये और मांझी में प्रिंसिपल थे। पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, इसको पढ़ो, तब तक मैं देख लूं सब कुछ सही है ना। पहला, जूम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा चलो, स्क्रीन फिट है ये। चलो ये देखो, पहला सवाल है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता संकलन कर्ता के नाम छाटा। जल्दी से इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। कविता बड़ा लंबा था ना, पर कोई बात नहीं। इस सवाल का जवाब दीजिए कि ढेसा ढेसी छोड़ कविता के संकलनकर्ता का क्या नाम है। तो आप लोगों को पहले ही पता है दोस्तों कि ढेसा ढेसी छोड़ कविता, यानी ये कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित हुई है। और इस कविता में जितनी, इस किताब में जितनी भी कविताएं हैं, उन सभी कविताओं के जो संपादक और संकलन करता है वो कोई और नहीं, एकमात्र व्यक्ति है, जिसका नाम है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो, याद रखिएगा, संतोष कुमार महतो, याद रखिएगा। क्या नाम है? संतोष कुमार महतो नाम है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आज 10,000 हो जाएंगे हम लोग, आप लोग अगर थोड़ा एफर्ट लगा दो तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता संकलनकर्ता का नाम क्या है? संतोष कुमार महतो। और संतोष कुमार महतो देखो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि ढेसा ढेसी छोड़ कविता कवि का नाम छाटा। ढेसा ढेसी छोड़ कविता के जो कवि है उसका नाम आपको क्या कर रहा है? छांटने के लिए बोल रहा है। तो आपको मालूम है दोस्तों कि वो जो नाम है वो कोई और नहीं, वो नाम है हमारा पारसनाथ महतो। क्या नाम है? पारसनाथ महतो। ठीक है, पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो का जब भी नाम आता है ना, तो मुझे इम्तियाज गदर जी की एक रचना है पारसनाथ, वो याद आ जाता है। इम्तियाज गदर, इम्तियाज गदर, गदर से गदर मूवी याद आ जाता है। इनकी एक रचना है पारसनाथ, और ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये भी याद रखना चाहो तो रख लो, उपन्यास है। ठीक है, इम्तियाज गदर जी की रचना है। तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि का क्या नाम है? पारसनाथ महतो नाम है, याद रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता का लस्तंगा नाई है। इस कविता का लस्तंगा का मतलब होता है संबंध। बार बार इस तरह के सवाल आप देख रहे हैं मेरे सेशंस में। तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता का लस्तंगा यानी कि संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है? पारसनाथ महतो से संबंध तो है, कवि जी है। संतोष महतो संकलन करता, संपादक है, इससे भी है। एक पथिया डोंगल महुआ प्रकाशित हुआ, तो एके झा जी से इसका कोई संबंध नहीं है। और यही तो पूछ रहा है कि किससे संबंध नहीं है, तो डॉक्टर एके झा, अजीत कुमार झा, मौसम वैज्ञानिक हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, तोर शब्दक लेतारे सही के छाटा। तोर शब्दक लेतारे सही के छाटा। अब तोर, ये तोर एक शब्द है, सर्वनामिक शब्द है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बात तो तय है। अब सर्वनामिक शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है। मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक रूप है तोर, या फिर मध्यम पुरुष बहुवचन संबंध कारक रूप है, या प्रथम पुरुष एक वचन संबंध कारक रूप है, या प्रथम पुरुष बहुवचन संबंध कारक रूप है। क्या है बताना है। तो क्या है दोस्तों? ये मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक रूप है, ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, जैसे होता नहीं तोय, तोय, तोहे, तोहे, है ना। तोहे मतलब तुम, तोहे मतलब आप। ठीक है, इज्जत देना हो तो तोहे बोलते हैं, बोलते हैं ना, इज्जत देना हो तो तोहे बोलते हैं। जैसे हिंदी में आप कैसे बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे ये सब क्या है? तोहे, तोहे, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, लेकिन इसी का संबंध कारक के रूप क्या हो जाता है? तोर हो जाता है और तोहर हो जाता है। ठीक है, तोर और तोहर। तो यहाँ पे तोर संबंध कारक के रूप है मध्यम पुरुष एक वचन का। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। पारसनाथ महतो जी का जन्म बछर छांटना है। तो आपको मालूम है कि इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1952 को। कब हुआ? 31 जुलाई 1952 को। अगला, पारसनाथ महतो जन्म ठाव छाटा। पारसनाथ महतो जी से भी कुछ सवाल मैंने आपको दे दिए हैं आज के सेशन में। इनका जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान छांटना है। कहां है इनका जन्म स्थान? तो दोस्तों और मांझी, हथवाल गांव और मांझी के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला, चंडीपुर बोकारो के हमारे एके झा जी हैं। अगला 7वां नंबर सवाल देखो, कवि जी कमवा नी हेवे मूल वजह की बताओ हथिन। शुरू में बताते हैं ना,
कमवा करे के मनवे नहीं हलो, सैले कमवा नहीं भेलो, मनवा यदि रहतले तो कमवा हो जीते। तो काम नहीं होने का शुरू के पैराग्राफ में बताते हैं कि काम नहीं होने का वजह क्या है, मन का नहीं हो लगना, मन का नहीं रहना, यानी कि काम करने की चाहत, सॉरी काम करने की चाहत ही नहीं थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं, वो ऐसे ही दिया है। अगला, ढेसा ढेसी छोड़ कविता लागे, ये कविता कैसी है, कैसी कविता है ये? प्रेरणा देने वाली कविता है, मन को करावे वाली यानी कि मन को छोटा बना देने वाली है ना, या ए भी दोनों, दोसर के ढेसक शिक्षा देवे वाला। तो ये कविता कैसी है? ये कविता दोस्तों प्रेरणा देने वाली, आपको प्रेरित करती है, याद रखेगा, आपको प्रेरित करती है। कवि जी साफ साफ कहते हैं कि तोय कमजोर ना है, तोय कामचोर कामचोरो बोलते हैं और प्रेरणा देते हैं, मतलब नहीं बोले थे आपको, ये डांटते हुए प्रेरणा दे रहे हैं। अगला, लय ले कोड़ी और खुदे कोड़, फूटल यार के जल्दी जोड़, ये टोनक भाव की है। तो आपको पता है लय ले कोड़ी और खुदे कोड़ने का मतलब है कि अपना काम अपने हथियार को लेकर के खुद करो, और फूटल यार के जल्दी जोड़, फूटल यार मतलब जो आपकी बाधाएं हैं उसको जल्दी खत्म करने का काम करो। तो आप 4 ऑप्शन में पढ़ो क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन देखो, निज काम निजे करे और कोनो रकम एक दिक्कत के निजे ठीक करे। हाँ भाई ये एकदम सही बात है, सी ऑप्शन हो जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है ना, आज के सीजन में मजा आ रहा होगा, हमको पता है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, इटा कौन कविता टोना लगे? तो ये तो आसान सवाल हो गया, आप लोग भाई टॉपिक वाइज देख रहे तो ढेसा ढेसी छोड़ का हो गया, ढेसा ढेसी छोड़ कविता का ये हो गया। अगला देखो, अगला है धान रोपे खाओ केर की भाव है, तो धान रोपे खाओ तो पानी रोके है पर। तो ये पूरा यहां तक है कि धान अगर रोपना है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूं कि धान अगर रोपना है तो पानी तो रोकना ही होगा। तो मैंने आपको बताया था जब कविता पढ़ा रहा था, धान रोपना क्या हो गया, आपका एक साध्य हो गया, एक टारगेट हो गया, एक लक्ष्य हो गया, आपकी एक मंजिल हो गई। तो बोल रहे हैं कि अगर इस मंजिल को पाना है, धान रोपना है तो पानी रोके है पड़ता, यानी कि उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसका भाव क्या है दोस्तों? इसका भाव यही है कि मंजिल पावेले अपने मेहनत करे है भे, मंजिल पाने के लिए अपना मेहनत करना ही होगा। ठीक है, करना ही होगा, ये होगा। अगला, आचंगा चढ़े माने की है, तो आचंगा चढ़ने का मतलब क्या है? आचंगा में चढ़ने का मतलब है मुकाम को पाना, मंजिल को पाना, शिखर को पाना। तो आचंगा चढ़ने का मतलब है मुकाम ले पहुंचे, यानी कि मुकाम तक पहुंचना। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, कवि जी केकरा चढ़ती जवानी में सठियाल रहे कहो थिन। कवि जी बोलते नहीं एक जगह कि चढ़ती जवानी में सठियाल रहा, चढ़ती जवानी में सठियाल रहा, आचंगा ना चढ़े को तो मटियाल रहा, यानी कि जिसको मंजिल पाना ही नहीं है, जिसका कोई मंजिल ही नहीं है, मंजिल पाना ही नहीं है, उसको बोलते हैं कि चढ़ती जवानी में सठियाल रहो, मतलब 60 के उम्र के जैसन रहो, यानी कि बुढ़वन जैसन रहो। तो जिसको आचंगा चढ़े है या ना है, जकरा आचंगा ना चढ़े के, सी ऑप्शन होगा, याद रखना, सी ऑप्शन होगा। क्लियर है, यानी कि जिसका कोई मंजिल ही नहीं है, जिसको मंजिल पाना ही नहीं है, उसी को बोलते हैं कि बुढ़वे जैसन सठियाल रहो। अगला, कवि जी आचंगा चढ़ेले की करे कहो थी, मतलब कवि जी जो है वो मुकाम को पाने के लिए आखिर क्या करने को कहते हैं, क्या करने को कहते हैं? गाढ़ा ढोड़ा डेगेले, गाढ़ा ढोड़ा मतलब गड्ढों को पार करना, यानी कि मुसीबतों बाधाओं को पार करने के लिए कहते हैं। दुकुर पुकुर नहीं करेले, यानी कि डरने के लिए नहीं कहते हैं बाधाओं से, या फिर एक मुसूद चाल चले ले, यानी कि एक निश्चित या नियत चाल चलने के लिए बोलते हैं। तो हाँ भाई, एक नियत चाल चलने के लिए भी बोलते हैं। ये तीनों सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला बोलते हैं कि हिटंगे ठाव पाकल फोर के की भाव है। हिटंगे ठाव पाकल फोर, पाकल फोर मतलब पका हुआ फल, हिटंगे ठाव मतलब तोड़ना है। अगर आपको पका फल तोड़ना है, इसका क्या भाव है? तो इसका भाव है, पक्का फल के बारे में आपको मैंने बताया, पक्का फल यानी कि आम, आम आपका क्या टारगेट। तो पक्के फल से यहाँ पे क्या संबंध है? पक्के फल का भाव है दोस्तों मंजिल, लक्ष्य। हिटंगे ठाव मतलब उस आम को तोड़ने का क्या मतलब है? मंजिल को पाना, यानी कि अगर आप मंजिल को पाना चाहते हैं, मंजिल के पावेक, है ना, पाकल फोर तोरे, मंजिल के पावेक, आगू सरके या सबे नहीं, इसका एकदम एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा बी, मंजिल को पाना, मंजिल को पाना। आगे देखो, आयर कोड़वा मूसा केकरा कहल गेले, इस कविता में बताया गया ना, आयर कोड़वा मूसा के मारे होता। तो आयर कोड़वा मूसा किसको बोला गया? आपको मैंने बताया कि मंजिल एक डरे बाधा बनवैया सभिन के, मंजिल के रास्ते में जो बाधा बनते हैं उनके बारे में आयर कोड़वा मूसा कहा गया है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। विदेशी बारी नहीं, ढेसा ढेसी करवैया भी नहीं। तो जो मंजिल के रास्ते में आपके मंजिल के यानी कि आपके लक्ष्य के रास्ते में जो बाधक है उनको आयर कोड़वा मूसा कहा गया है, याद रखिएगा, आयर कोड़वा मूसा कहा गया है। अगला, कवि जी केकरा चेतेले कहो थिन, एक जगह लिखे ना, चेत 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 यखने चेत। तो आखिर किसको चेतने के लिए कहते हैं? कोरही सबके, जो आलसी है उसको, या जेकर लक्ष्य के लूटल जा रहा है, यानी कि जिसके टारगेट को, जिसके लक्ष्य को लूटा जा रहा है उसको चेतने के लिए कहते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके लक्ष्य को लूटा जा रहा है उसको चेतने के लिए कहते हैं, संभलने के लिए कहते हैं। अगला,
तैनको नायरा मन मारू कोड़े हताओ कीरी बुरु, टोना की भाव है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कविता में कि कीरी बुरु यानी कि पहाड़, और पहाड़ यहाँ पे क्या दिखाया गया, पहाड़ को कोड़ना होगा का मतलब है कि कठिन संघर्ष करना होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तनको नायरा मन मारू, जरा भी अपने मन को मार करके निराश होकर के मत रहो, पहाड़ को खोदना ही होगा। इस अंश का यानी कि इस कविता के जो टोना उसका भाव क्या है, कभी जी पहाड़ कोड़े कहथिन, कभी जी चुप साधे कहथिन, कभी जी उमैक भर के संघर्ष करे कहथिन। तो जी हाँ, कभी जी तनको नायरा मन मारू मतलब मन मार करके मत रहो, एकदम उत्साहित होकर के रहो। मन मार करके निराश नहीं रहने का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्साहित रहना। तो उमैक भर के मतलब उत्साहित होकर के संघर्ष करने के लिए कहते हैं। क्या करते हैं, संघर्ष करने के लिए कहते हैं, याद रखिएगा, संघर्ष करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अगला, खोजक न खाओ तो के गुरु के की भाव है। बोलते हैं तुमको कोई गुरु नहीं खोजना है, अपना काम करो, अपने लक्ष्य के लिए अभी से काम करना शुरू करो, पहाड़ खोदना शुरू कर दो। तो बोलते हैं गुरु नहीं खोजना है तुमको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोनो गुरु खोजे नहीं चाहिए, बिन खोजले गुरु भेटा है, या मंजिल पावे के लिए कोनो डहर बतवैया दरकार नखे। तो वो कहना चाहते हैं कि मंजिल पाने के लिए जरूरी नहीं है कि मार्गदर्शक ही आपको मिले तभी आप मंजिल पाओगे, खुद भी चलो मंजिल को पा जाओगे। सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं हम लोग एजुकेशन वाला लाइन में, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी अपने मंजिल को पा सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके भी मंजिल को पा सकते हो। अगला सवाल देखो, तनको रहना है मन मारू कोड़े हतो कीरी बुरु, जरा भी अपने मन को मार करके मत रहो। तुमको क्या करना है, कीरी बुरु यानी कि पहाड़ खोदना है, तुम्हारा संघर्ष बड़ा है, इसीलिए यखने करते हो काम शुरू, इसीलिए तुम अपना काम अभी से ही शुरू कर दो। खोजे न खाओ तो के गुरु, तुमको किसी गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु के तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। ये टोना कौन कविता का लागे, तो दोस्तों ये बड़ा ही मजेदार मतलब अंश था, और ये टोना किसी और कविता का नहीं, ढेसा ढेसी छोड़ कविता का है। और यहां पर आकर के आपकी ये पूरी की पूरी कविता खत्म हो जाती है। आप लोगों को कविता कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और दोस्तों आज के सेशन में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो, क्योंकि आज के सेशन में ही हम लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे और फिर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ये मैं बाद के सेशन में आपको बतलाता चलूंगा। और परेशान ना हो, पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, क्लास कैसे होगा सर, हर चीज के लिए काम हो रहा है, हर चीज का अपना एक प्रोसेस है, हर चीज के अपना एक निशान है कि नहीं, सीढ़ी होता है ना, तो उस सीढ़ी के अनुसार से चल रहे हैं। आप लोग की व्याकुलता को मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं, परेशान मत होइए। एग्जाम के बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं सारी चीजें आप लोगों को बतलाऊंगा, खूब मदद करूंगा हर तरीके से, बस मेरे पे भरोसा रखिए। ठीक है, भरोसा रखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे साथ जुड़ने के लिए, झाड़ पाठशाला को अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए, झाड़ पाठशाला पे अपना विश्वास दिखाने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए झाड़ पाठशाला की तरफ से आप सबों का खूब आभार, दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, मेरे साथ बने रहने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।